जब देशभक्ति को अपराध मानकर एक निर्दोष पति को 1 साल की सख्त जेल सुना दी जाए और बेबसी के दिनों में अपना ही सगा बाप और ससुर अपनी नौकरी और पेंशन को बचाने के डर से मुंह मोड़ ले, तब एक अकेली औरत का सहारा कौन बनता है। मुंशी प्रेमचंद की यह मार्मिक और स्वाभिमान से भरी कहानी हमें स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर में ले जाती है जहां एक तरफ खून के रिश्तों का संकीर्ण स्वार्थ था तो दूसरी तरफ इंसानियत और देशभक्ति का अटूट जज्बा। जब इस बेसहारा नारी को हर तरफ से ठुकरा दिया गया और सीआईडी के जासूस उसके घर पर मंडराने लगे, तब एक आम शिक्षक की पत्नी यानी देवी जी ने अपनी और अपने पति की परवाह किए बिना उसे अपने घर में सम्मान के साथ पनाह दी। लेकिन जब पुलिस और अंग्रेज हुकूमत का दबाव बढ़ा और नौकरी छिन जाने का खतरा सिर पर मंडराने लगा, तो क्या वह परिवार इस देशभक्त की पत्नी का साथ छोड़ देगा या फिर अपने सिद्धांतों के लिए अपनी नौकरी की बलि चढ़ा देगा। आइए सुनते हैं देशभक्ति, त्याग और निस्वार्थ आत्मीयता की यह अमर कहानी। पतिदेव को 1 साल की सजा हो गई और अपराध केवल इतना था कि 3 दिन पहले जेठ की तपती दोपहरी में उन्होंने देश के कई सेवकों का शरबत पिलाकर सत्कार किया था। मैं उस वक्त अदालत में खड़ी थी। कमरे के बाहर पूरे शहर की राजनीतिक चेतना किसी कैद जानवर की तरह खड़ी चीख पुकार कर रही थी। मेरे पति देव हथकड़ियों में जकड़े हुए लाए गए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मेरे अंदर हाहाकार मचा हुआ था, मानो प्राण पिघले जा रहे हो। भावनाओं की लहरें सी उठ उठकर पूरे शरीर को रोमांचित कर रही थी। ओह, इतना गर्व मुझे कभी न हुआ था। वह अदालत, कुर्सी पर बैठा अंग्रेज अफसर, लाल जरीदार पगड़ियां बांधे हुए पुलिस के कर्मचारी, सब मेरी नजर में मामूली लग रहे थे। बार बार मन में आता था दौड़कर पतिदेव के पैरों से लिपट जाऊं और उसी हालत में प्राण त्याग दूं। कितनी शांत, अविचलित, तेज और स्वाभिमान से चमकती मूरत थी। पछतावे, दुख या शोक की छाया भी न थी। नहीं, उन होठों पर एक ताजगी से भरी हुई सुंदर और ओजस्वी मुस्कान थी। इस अपराध के लिए 1 साल की कड़ी जेल, वाह रे इंसाफ, तेरी बलिहारी है। मैं ऐसे 1000 अपराध करने को तैयार थी। पतिदेव ने चलते समय एक बार मेरी तरफ देखा, कुछ मुस्कुराए, फिर उनके चेहरे के भाव कठोर हो गए। अदालत से लौटकर मैंने 5 रुपए की मिठाई मंगवाई और स्वयं सेवकों को बुलाकर खिलाई और शाम के समय मैं पहली बार कांग्रेस की सभा में शामिल हुई। शामिल ही नहीं हुई, मंच पर जाकर बोली और सत्याग्रह की कसम ले ली। मेरी आत्मा में इतनी ताकत कहां से आ गई, नहीं कह सकती। सब कुछ लूट जाने के बाद फिर किसका डर। ईश्वर का कठोर से कठोर वार भी अब मेरा क्या बुरा कर सकता था। दूसरे दिन मैंने 2 तार भेजे, एक पिताजी को, दूसरा ससुर जी को। ससुर जी पेंशन पाते थे, पिताजी वन विभाग में अच्छे पद पर थे। पर सारा दिन बीत गया, तार का जवाब न आया। दूसरे दिन भी कोई जवाब नहीं। तीसरे दिन दोनों सज्जनों के खत आए। दोनों आपे से बाहर थे। ससुर जी ने लिखा, उम्मीद थी कि तुम लोग बुढ़ापे में मेरा सहारा बनोगे। तुमने उस उम्मीद पर पानी फेर दिया। अब क्या चाहती हो कि मैं भीख मांगूं? मैं सरकार से पेंशन पाता हूँ। तुम्हारा सहारा देकर मैं अपनी पेंशन से हाथ नहीं धो सकता। पिताजी के शब्द इतने कड़वे न थे, पर मतलब लगभग ऐसा ही था। इसी साल उन्हें पदोन्नति मिलने वाली थी। वे मुझे बुलाएंगे तो मुमकिन है कि प्रमोशन से हाथ धोना पड़े। हाँ, वे मेरी मदद जबानी रूप से करने को तैयार थे। मैंने दोनों पत्र फाड़कर फेंक दिए और फिर उन्हें कोई खत न लिखा। हाय रे स्वार्थ, तेरी माया कितनी प्रबल है। अपना ही पिता सिर्फ स्वार्थ में रुकावट पड़ने के डर से बेटी के लिए इतना बेदर्द हो जाए। अपना ही ससुर अपनी ही बहू की तरफ से इतना बेरुखा हो जाए। मगर अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो पूरी दुनिया देखने को पड़ी है। अब तक मैं अपने बारे में बेफिक्र थी, लेकिन अब यह नई चिंता सवार हुई। इस सुनसान घर में बेसहारा, बिना किसी आश्रय के कैसे रहूंगी? मगर जाऊंगी कहाँ? अगर कोई पुरुष होती
तो कांग्रेस के आश्रम में चली जाती या कोई मजदूरी कर लेती। मेरे पैरों में महिला होने की जंजीरें पड़ी हुई थी। अपनी रक्षा की इतनी चिंता न थी जितनी अपने सतीत्व की रक्षा की। अपनी जान की फिक्र न थी, पर मेरी तरफ किसी की गलत नजर न उठनी चाहिए। किसी के आने की आहट पाकर मैंने नीचे देखा। 2 आदमी खड़े थे। मन में आया पूछूं, तुम कौन हो, यहाँ क्यों खड़े हो? मगर फिर ख्याल आया, मुझे यह पूछने का क्या हक है? आम रास्ता है, जिसका दिल चाहे खड़ा हो। पर मुझे शक हो गया। उस डर को किसी तरह दिल से निकाल नहीं सकती थी। वह एक चिंगारी की तरह दिल के अंदर समा गई थी। गर्मी से शरीर जला जा रहा था, पर मैंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। घर में बड़ा सा चाकू था, उसे निकालकर सिरहाने रख लिया। वह डर सामने बैठा घूरता हुआ सा लगता था। किसी ने पुकारा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने दरवाजे से कान लगाया। कोई मेरी कुंडी खटखटा रहा था। कलेजा धक धक करने लगा। वही दोनों बदमाश होंगे। क्यों कुंडी खटखटा रहे हैं? मुझसे क्या काम है? मुझे झुंझलाहट आ गई। मैंने दरवाजा नहीं खोला और बालकनी पर खड़ी होकर जोर से बोली, कौन कुंडी खटखटा रहा है? आवाज सुनकर मेरा डर शांत हो गया। कितनी तसल्ली मिल गई। ये बाबू ज्ञानचंद थे। मेरे पति के दोस्तों में से इनसे ज्यादा भला इंसान दूसरा नहीं है। मैंने नीचे जाकर दरवाजा खोल दिया। देखा तो एक महिला भी थी। वे मिसेज ज्ञानचंद थी। वे मुझसे उम्र में बड़ी थी। पहली बार मेरे घर आई थी। मैंने उनके पैर छुए। हमारे यहाँ दोस्ती पुरुषों तक ही रहती है, औरतों तक नहीं पहुँच पाती। वे दोनों लोग ऊपर आए। ज्ञान बाबू एक स्कूल में टीचर हैं। वे बड़े दयालु, विद्वान और साफ दिल। पर आज मुझे मालूम हुआ कि उनकी मार्गदर्शक उनकी पत्नी है। वे भरे पूरे शरीर की रोबीली महिला थी। चेहरे पर ऐसा रौब था मानो कोई रानी हो। सिर से पैर तक गहनों से लदी हुई। चेहरा सुंदर न होने पर भी आकर्षक था। शायद मैं उन्हें कहीं और देख ली तो मुंह फेर लेती। स्वाभिमान की साक्षात मूरत थी, पर बाहर जितनी कड़क अंदर से उतनी ही दयालु। घर कोई खत लिखा? यह सवाल उन्होंने कुछ हिचकिचाते हुए पूछा। मैंने कहा, हाँ लिखा था। कोई लेने आ रहा है? नहीं जी नहीं। न पिताजी अपने पास रखना चाहते हैं, न ससुर जी। तो फिर क्या? अभी तो यहीं पड़ी हूँ। तो मेरे घर क्यों नहीं चलती? अकेली तो इस घर में मैं तुम्हें रहने न दूंगी। सीआईडी के 2 आदमी इस वक्त भी बाहर डटे हुए हैं। मैं पहले ही समझ गई थी दोनों सीआईडी के आदमी होंगे। ज्ञान बाबू ने पत्नी की तरफ देखकर मानो उनकी आज्ञा लेते हुए कहा, तो मैं जाकर तांगा ले आऊं? देवी जी ने इस तरह देखा मानो कह रही हूँ, क्या अभी तुम यहीं खड़े हो? मास्टर साहब चुपचाप दरवाजे की तरफ चले। ठहरो, देवी जी बोली, कितने तांगे लाओगे? कितने? मास्टर साहब घबरा गए। हाँ कितने? एक तांगे पर 2-3 सवारियां ही बैठेंगी। बक्सा, बिछावन, बर्तन, भांडे क्या मेरे सिर पर जाएंगे? तो 2 ले आऊंगा। मास्टर साहब डरते डरते बोले, एक तांगे में कितना सामान भर दोगे? तो 3 ले आऊं? अरे तो जाओगे भी? जरा सी बात के लिए घंटा भर लगा दिया। मैं कुछ कहने न पाई थी कि ज्ञान बाबू चल दिए। मैंने झिझकते हुए कहा, बहन तुम्हें मेरे जाने से तकलीफ होगी और देवी जी ने तीखे स्वर में कहा, हाँ होगा तो जरूर। तुम दोनों वक्त 2-3 पाव आटा खाओगी, कमरे में एक कोने में जम जाओगी, सिर में 2-3 आने का तेल डालोगी। यह क्या थोड़ा कष्ट है? मैंने झेपते हुए कहा, आप तो मेरा मजाक उड़ा रही हैं। देवी जी ने प्यार से मेरा कंधा पकड़कर कहा, जब तुम्हारे पति देव लौट आए तो मुझे भी अपने घर में मेहमान रख लेना। मेरा घाटा पूरा हो जाएगा। अब तो राजी हुई? चलो सामान बांधो, खाट वाट कल मंगा लेंगे। मैंने ऐसी दयालु, दरिया दिली और मीठी बातें करने वाली औरत नहीं देखी। मैं उनकी छोटी बहन होती तो भी शायद इससे अच्छी तरह न रखती। चिंता या गुस्से को तो जैसे उन्होंने जीत लिया हो। हमेशा उनके चेहरे पर मीठा मजाक खेला करता था।
कोई बच्चा न था, पर मैंने उन्हें कभी दुखी नहीं देखा। बाहर के काम के लिए एक लड़का रख लिया था, अंदर का काम सारा खुद करती थी। इतना कम खाकर और इतनी मेहनत करके वे कैसे इतनी तंदुरुस्त थी, मैं नहीं कह सकती। आराम तो जैसे उनकी किस्मत में ही नहीं लिखा था। जेठ की दोपहरी में भी न लेटती थी। हाँ, मुझे कुछ न करने देती थी। उस पर जब देखो कुछ खिलाने के लिए सिर पर सवार रहती थी। मुझे यहाँ बस यही एक तकलीफ थी। मगर 8 ही दिन बीते थे कि एक दिन मैंने उन्हीं 2 सीआईडी को नीचे बैठे देखा। मेरा माथा ठनका। ये कमबख्त यहाँ भी मेरे पीछे पड़े हैं। मैंने तुरंत बहन जी से कहा, वे दोनों बदमाश यहाँ भी मंडरा रहे हैं। उन्होंने नफरत से कहा, कुत्ते हैं, घूमने दो। मैं चिंतित होकर बोली, कोई नया ड्रामा न खड़ा कर दें। उसी बेपरवाही से बोली, भौंकने के सिवा और क्या कर सकते हैं। मैंने कहा, काट भी तो सकते हैं। हंसकर बोली, इससे डर कर कोई भाग तो नहीं जाता ना। मगर मेरा मन खट्टा हो गया। बार बार बालकनी में जाकर उन्हें टहलते देख आती। ये सब क्यों मेरे पीछे पड़े हुए? आखिर मैं सरकार का क्या बिगाड़ सकती हूँ? मेरी ताकत ही क्या है? क्या ये सब इसी तरह मुझे यहाँ से भगाने पर तुले हुए हैं? इससे उन्हें क्या मिलेगा? यही तो कि मैं मारी मारी फिरूं। कितनी नीच सोच है। 1 हफ्ता और बीत गया। सीआईडी ने पीछा न छोड़ा। मेरी जान सूखी जा रही थी। ऐसे में मुझे यहाँ रहने में कुछ गलत लग रहा था, पर देवी जी से कुछ कह न सकती थी। एक दिन ज्ञान बाबू आए तो घबराए हुए थे। मैं बरामदे में थी, परवल छील रही थी। ज्ञान बाबू ने कमरे में जाकर देवी जी को इशारे से बुलाया। देवी जी ने बैठे बैठे कहा, पहले कपड़े तो बदलो, हाथ मुंह धो, कुछ खाओ, फिर जो कहना है कह दो। ज्ञान बाबू को धीरज कहाँ था। पेट में बात पचती ही न थी। जोर देकर बुलाया, तुमसे उठा नहीं जाता? मेरी जान आफत में है। देवी जी ने बैठे बैठे कहा, तो कहते क्यों नहीं? क्या कहना है? यहाँ आओ। क्या यहाँ कोई और बैठा हुआ है? मैं वहां से हटने लगी। बहन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और जोर लगाने पर भी न छुड़ा सकी। ज्ञान बाबू मेरे सामने न कहना चाहते थे, पर इतना सब्र भी न था कि जरा देर रुक जाते। बोले, प्रिंसिपल से मेरी बहस हो गई। देवी जी ने बनावटी गंभीरता से कहा, सच? तुमने उसे खूब पीटा ना? तुम्हें मजाक सूझ रहा है? यह नौकरी जा रही है। जब यह डर था तो लड़े क्यों? मैं थोड़ी ही लड़ा। उसने मुझे बुलाकर डांटा। अब तुमसे क्या कहूँ? फिर वही पर्दा। मैं कह चुकी हूँ, यह मेरी बहन है। मैं इससे कोई बात छिपाना नहीं चाहती। और अगर इन्हीं के बारे में कोई बात हो तो? देवी जी ने जैसे पहेली सुलझाकर कहा, अच्छा समझ गई। कुछ सीआईडी वालों का चक्कर होगा। पुलिस ने तुम्हारे प्रिंसिपल से शिकायत की होगी। ज्ञान बाबू ने इतनी आसानी से अपनी बात का पता चलना स्वीकार न किया। बोले, पुलिस ने प्रिंसिपल से नहीं, जिला अफसर से कहा। उसने प्रिंसिपल को बुलाकर मुझसे जवाब तलब करने का हुक्म दिया। देवी जी ने अंदाजे से कहा, समझ गई। प्रिंसिपल ने तुमसे कहा होगा कि उस औरत को घर से निकाल दो। हाँ, यही समझ लो। तो तुमने क्या जवाब दिया? अभी कोई जवाब नहीं दिया। वहां खड़े खड़े क्या कहता? देवी जी ने उन्हें आड़े हाथों लिया। जिस सवाल का एक ही जवाब हो, उसमें सोच विचार कैसा? ज्ञान बाबू घबराकर बोले, लेकिन कुछ सोचना तो जरूरी था। देवी जी की भौहें तन गई। आज मैंने पहली बार उनका यह रूप देखा। बोली, तुम उस प्रिंसिपल से जाकर कह दो कि मैं उसे किसी कीमत पर नहीं निकाल सकता, और न माने तो इस्तीफा दे दो। जाओ, अभी जाओ, लौटकर हाथ मुंह धोना। मैंने रोक कर कहा, बहन, मेरे लिए? देवी जी ने डांट लगाई, तू चुप रह, नहीं तो तेरे कान पकड़ लूंगी। क्यों बीच में कूदती है? रहेंगे तो साथ रहेंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे। इस आदमी से क्या कहूँ? आधी उम्र बीत गई और बात करना तक न आया। खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? तुम्हें डर लगता है तो मैं जाकर कह आऊं? ज्ञान बाबू ने खिसियाकर कहा, तो कल कह दूंगा। इस वक्त कहाँ होगा कौन जाने। रात भर मुझे नींद नहीं आई। बाप और ससुर जी जिसका मुंह नहीं देखना चाहते, उसका यह आदर।
रास्ते की भिखारिन का यह सम्मान। देवी जी, आप सचमुच देवी हैं। दूसरे दिन ज्ञान बाबू जाने लगे तो देवी जी ने फिर कहा, फैसला करके घर आना, यह न हो कि सोचकर जवाब देने की बात आए। ज्ञान बाबू के चले जाने के बाद मैंने कहा, तुम मेरे साथ बड़ा अन्याय कर रही हो बहन जी। मैं यह कभी नहीं देख सकती कि मेरे कारण तुम्हें यह मुसीबत झेलनी पड़े। देवी जी ने हंसते हुए कहा, कह चुकी या कुछ और भी कहना है? कह चुकी, मगर अभी बहुत कुछ कहूँगी। अच्छा बता, तेरे पति देव क्यों जेल गए? इसीलिए ना कि देश के स्वयं सेवकों का सत्कार किया था। स्वयं सेवक कौन है? वे हमारी सेना के वीर हैं जो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। स्वयं सेवकों के भी तो बाल बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे, वे भी तो कोई काम धंधा करते होंगे, पर देश की लड़ाई के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। ऐसे वीरों का आदर सत्कार करने के लिए जो आदमी जेल में डाल दिया जाए, उसकी पत्नी के दर्शन मात्र से आत्मा पवित्र होती है। मैं तुझ पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, तू मुझ पर एहसान कर रही है। मैं इस दया के सागर में गोते लगाने लगी। बोलती क्या। शाम को जब ज्ञान बाबू लौटे तो उनके चेहरे पर जीत की खुशी थी। देवी जी ने पूछा, हार हुई या जीत? ज्ञान बाबू ने अकड़कर कहा, जीत। मैंने इस्तीफा दे दिया तो वह चक्कर में आ गए। उसी वक्त जिला अफसर के पास गया। वहां न जाने गाड़ी में बैठकर दोनों में क्या बातें हुई। लौटकर मुझसे बोला, आप राजनीतिक सभाओं में तो नहीं जाते? मैंने कहा, भूल कर भी नहीं। कांग्रेस के सदस्य तो नहीं हैं? मैंने कहा, सदस्य क्या, सदस्य का दोस्त भी नहीं। कांग्रेस के चंदे में पैसे तो नहीं देते? मैंने कहा, फूटी कौड़ी भी नहीं देता। तो हमें आपसे कुछ नहीं कहना है, मैं आपका इस्तीफा वापस करता हूँ। देवी जी ने मुझे गले से लगा लिया। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है, खून के रिश्तों से कहीं बड़ा रिश्ता इंसानियत, सिद्धांतों और देशभक्ति का होता है। जब अपने ही स्वार्थ और डर के आगे घुटने टेक देते हैं, तब देश प्रेमी और उदार दिल वाले लोग बिना किसी स्वार्थ के सबसे बड़ी ढाल बनकर खड़े होते हैं। आजादी की इस जंग में केवल वही वीर नहीं लड़े जो जेल गए, बल्कि वे साधारण परिवार भी उतने ही बड़े योद्धा थे, जिन्होंने अपनी नौकरी और आराम का मोह त्याग कर स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों का मान सम्मान बचाया। अगर इस अमर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और आपके भीतर स्वाभिमान और देश प्रेमी भावनाओं को जगाया हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल इंस्पायर ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सुन रहे थे मेरी जुबानी यानी छाया की जुबानी इंस्पायर ऑडियो बुक की कहानी अनुभव, जिसे लिखा था मुंशी प्रेमचंद ने। अगर आपको मेरी कहानी सुनाने का अंदाज पसंद आया और आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो मेरा पूरा डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।